हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन सीरीज बाय मोनू मधुकर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि ये हमें बताता है कि किस तरीके से स्पोर्ट्स के इवेंट को सक्सेसफुली मैनेज करते हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज किस तरीके से किए जाते हैं, चाहे वो स्कूल के स्पोर्ट्स डे हो या इंटर हाउस कोई कबड्डी का मैच हो या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप विद सिंपल एग्जांपल from our school life. So सबसे पहले जान लेते हैं meaning of sports management. Management means getting things done through the people and resources to achieve a goal. यानी कि सिंपल भाषा में अगर कहें तो काम को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना ताकि इवेंट स्मूथली हो जाए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। अगर हम स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेट करवा रहे हैं तो प्लानिंग होगी कि कौन कौन से इवेंट होंगे, ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा और किस कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, उसे कंट्रोल कौन करेगा और सबसे ऊपर उसका डिसिप्लिन के साथ साथ में हमें कैसे स्मूथ कंडक्शन करवाना है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट के ये 5 फंक्शंस होते हैं, तो इसको आप POSD यानी कि पोस्ट सी भी याद रख सकते हैं। POSDC सिंपल ट्रिक है, आराम से पोस्ट सी ऐसे करके याद रख सकते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आइए 1 मिनट में समझ लेते हैं प्लानिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो प्लानिंग का मतलब होता है चीजों को डिसाइड करना, व्हेन, वेयर एंड हाउ। जैसे स्कूल में अगर इंटर हाउस वॉलीबॉल टूर्नामेंट होना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लानिंग, यानी कि टीम होगी कौन सी, डेट कौन सी डिसाइड करेंगे, बजट कितना होगा और कौन कौन कमेटी में रहेगा, ये बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब होता है, सिंपल भाषा में कहे तो पहले से ही चीजों को प्लान करके रखना ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में। सेकंड थिंग इज योर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कैसे आप वर्क को असाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे एक स्ट्रक्चर। एग्जांपल के तौर पे प्रिंसिपल मैम या सर आपके बनाते हैं अलग अलग कमेटी, जैसे कि टेक्निकल कमेटी होगी, फाइनेंस कमेटी होगी, लॉजिस्टिक कमेटी होगी और मार्केटिंग कमेटी होगी। हर कमेटी का अपना अलग अलग काम होता है और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये होती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग। तीसरी चीज आती है दैट इज स्टाफिंग। तो आपने स्कूल में भी देखा होगा स्टाफ होता है, तो स्टाफ का काम क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब ही होता है अपॉइंटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, सही काम को सही व्यक्ति को सौंपना। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि स्कोर टेबल पर वो स्टूडेंट्स रहते हैं जो मैथ्स में अच्छे होते हैं या फास्ट होते हैं, और अनाउंसर्स उन्हें बनाया जाता है जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, जो बोल अच्छा सकते हैं। और फर्स्ट एड कमेटी में वो लोग शामिल होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज और इंटरेस्ट होता है हेल्थ में। चौथी चीज है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द टीम्स, यानी कि मेंबर्स जितने भी ड्यूटीज में इन्वॉल्व हैं उन सबको डायरेक्शन देना, कैसे कैसे क्या क्या होगा। जैसे कि हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर सबको गाइड करते हैं, टाइम पे ग्राउंड रेडी करना, अनाउंसमेंट्स करना, स्टार्ट करना और कब किसको क्या काम सौंपना, वो सारी चीजें और उसको पूरा देखना। 5वीं चीज आती है दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है कि क्या सारी चीजें सही से चल रही हैं। अगर इवेंट में रेन आ गई, मान लो बारिश आ गई, तो प्लान बी क्या होगा? प्लान बी को एक्टिवेट करना कि हमें अब इंडोर में शिफ्ट करना है या हमें पोस्टपोन करना है। ये सारी चीजें आती है कंट्रोलिंग। अब हमने इन 5 चीजों को समझ लिया है, अब हम समझते हैं कमिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, कौन कौन सी कमेटी होती है और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक स्पोर्ट्स इवेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब डिफरेंट कमिटीज मिलकर काम करें और सारी कमिटीज का अपना अपना रोल उन्हें पता हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी का काम होता है फिक्चर्स बनाना, रूल्स बनाना, ऑफिशियल्स डिसाइड करना और इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट करना। एग्जांपल के तौर पे रेफरी को कॉल करना, ग्राउंड का लेआउट बनाना और साथ ही साथ रिजल्ट रिकॉर्ड करके और उन्हें आगे पहुंचाना। सेकंड इज फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का काम सारा पैसे देने को लेके होता है, सो हैंडल बजट एंड मनी रिलेटेड मैटर्स जितना भी होगा वो सारा फाइनेंस कमेटी देखेगी। एग्जांपल के तौर पे प्राइजेस क्या क्या देने हैं वो परचेज करना, एंट्री फीस लेना और उसी के साथ साथ में उनकी रिसिप्ट बाकी टीम्स को देना। नेक्स्ट है आपका लॉजिस्टिक कमेटी। लॉजिस्टिक कमेटी टेक केयर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लॉजिंग एंड रिफ्रेशमेंट और साथ ही साथ मेडिसिन एड का भी काम यही करती है। एग्जांपल के तौर पे प्लेयर्स के लिए रिफ्रेशमेंट क्या क्या देनी है, क्या उन्हें खाना देना है, किस तरीके से उन्हें रोकना है, कहाँ उन्हें रोकना है, उनकी सारी व्यवस्था और बंदोबस्त लॉजिस्टिक कमेटी देखती है। फर्स्ट एड बॉक्स रेडी करना ये भी लॉजिस्टिक
कमेटी का ही काम होता है। नेक्स्ट कमेटी आती है हमारी मार्केटिंग कमेटी। सो मार्केटिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो ये हैंडल करती है प्रमोशन पब्लिसिटी ऑफ द इवेंट्स। एग्जांपल के तौर पे पोस्टर लगाना, अनाउंसमेंट करना, बैनर लगाना और बाकी सारे पेरेंट्स को और जितने भी गेस्ट हैं सबको इनवाइट करना। इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप अपने स्कूल्स में देख सकते हैं, जैसे कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट होते हैं, उन्हें देख के आप अलग अलग हाउसेज के स्टूडेंट्स को, साथ ही साथ जो कमिटीज होती हैं उन सब से मिलके काम करवाना और उन्हें कॉल करके बुलाना, यही एक टीम वर्क और मैनेजमेंट है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की। अब जब तक आपको टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट कितने होते हैं। सबसे पहला टूर्नामेंट है दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जहां पे लूजर एक बार अगर हार जाए तो वो सीधा टीम से बाहर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके क्रिकेट वर्ल्ड कप होते हैं, उसके अलावा आपके नॉकआउट स्टेजेस पे आपके इंटर हाउसेज कबड्डी मैचेस होंगे और या फिर और भी कोई मैचेस जो आप देखते हैं जिसमें टीम अगर एक बार हार गई तो वो सीधा बाहर हो जाती है। नॉकआउट मैचेस में यही होता है। अब बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इसके क्या क्या फायदे हैं यानी मेरिट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये टाइम सेविंग है, नेक्स्ट इज लेस एक्सपेंसिव है और उसी के साथ साथ में इसके डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। तो डीमेरिट्स में आएंगे, एक तो बेस्ट टीम कभी कभी अर्ली स्टेजेस में एलिमिनेट हो जाती है और उन्हें फाइनल तक का मौका नहीं मिलता है। नेक्स्ट टूर्नामेंट आता है हमारा लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट से एक क्वेश्चन बनता है कि इसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं और इसमें हर टीम को हर टीम के साथ खेलना जरूरी होता है, यानी कि एवरी टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है आपके आईपीएल, आईएसएल और बाकी सारे टूर्नामेंट जिसमें हर टीम सबके साथ खेलती है। अब बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। इसमें आपका ट्रू विनर मिलता है क्योंकि यहाँ पर हर किसी को हर किसी के साथ खेलना होता है। अब बात कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा पैसा लगता है क्योंकि इसमें बहुत समय तक ये टूर्नामेंट चलता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे टूर्नामेंट दैट इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट इन दो टूर्नामेंट का मिक्सचर हो सकता है, जैसे कि लीग प्लस नॉकआउट। पहले लीग कराएंगे फिर नॉकआउट कराएंगे। इसका एग्जांपल है आपका फीफा वर्ल्ड कप। और ग्रुप लीग फर्स्ट देन नॉकआउट, यानी कि पहले लीग कराएंगे फिर नॉकआउट कराएंगे। इसमें आप कोई भी टूर्नामेंट शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे और भी मिक्स टूर्नामेंट करवा सकते हैं। लेकिन अब हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं फॉर्मूला कौन कौन से है हमारे फिक्चर के लिए। सबसे पहले आते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस होते हैं आपके टीम -1, यानी कि जितनी भी टीम्स होंगी। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास में अगर 8 टीमें हैं तो 8 में से कितने मैच होंगे? 7, क्योंकि हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है, टीम जितनी होंगी उनमें से एक घटाना है बस हमें। अब दूसरी चीज आता है बाय से संबंधित। बाय का मतलब होता है आपका एडवांटेज देना पहले से ही, ताकि वो नेक्स्ट राउंड में फाइट करे। तो इसका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टीम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास 11 टीमें हैं तो हम कितने में से घटाएंगे? 11 की अगली नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हो जाएगी 16, क्योंकि हम देखेंगे 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 16 का डबल और फिर उसका डबल, ऐसे डबल करते जाएंगे तो वो पावर ऑफ 2 होता है। तो 11 की अगली जो टीम रहेगी पावर ऑफ 2 वो 16 रहेगी। तो 16 माइनस 11 हमारे पास आएंगी 5। तो जितनी हमारे पास टीम आएंगी वो बाय दे देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास में लीग के क्या फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। तो लीग टूर्नामेंट से हमारे पास में फॉर्मूला आता है सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस का। तो नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। ये होता है लीग का फॉर्मूला। लेकिन अगर डबल लीग का पूछ ले तो इसमें हम इसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते हैं, सिंपल हो जाता है n(n-1), वो रहता है आपका डबल लीग का फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें 6 टीम हमारे पास में है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15 मैचेस। तो 15 मैचेस हमारे होंगे अगर 6 टीमें हैं। तो अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपके एमसीक्यूज में भी देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। तो दोनों के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझ लेते हैं इंट्राम्यूरल को। तो इंट्राम्यूरल क्या होता है? इंट्रा शब्द का मतलब ही होता है विद इन, यानी कि खुद में। जैसे मैं अगर खुद से बात करूंगा तो मैं उसे कहूंगा इंट्रा कम्युनिकेशन। अगर मैं किसी और से बात कहूंगा तो उसे कहूंगा इंटर कम्युनिकेशन। तो इंट्रा का मतलब होता है खुद में। तो जहां हम इंट्रा बोलते हैं और म्यूरल्स का मतलब होता है वॉल, 4 दीवारी में कराए गए हो, यानी कि विद इन द स्कूल या विद इन द कॉलेज करवाए गए हो। तो इंट्राम्यूरल का मतलब हो जाता है ऐसे टूर्नामेंट जो 4 दीवारी में यानी कि हमारे स्कूल में ही करवाए हैं
यानी कि बाहर की कोई टीम वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर रेड हाउस वर्सेस ब्लू हाउस, अगर इन दोनों का मैच वॉलीबॉल का होता है तो एक इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं इंट्राम्यूरल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, मास पार्टिसिपेशन, यानी कि सबको मौका मिले, ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट इज इसमें लीडरशिप डेवलप होती है। उसी के साथ साथ तीसरी बात, इसमें डिसिप्लिन और साथ ही साथ हमें फन यानी कि एक रिक्रिएशन भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे या ऑब्जेक्टिव्स थे इंट्राम्यूरल के। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्राम्यूरल के बारे में। एक्स्ट्राम्यूरल की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा मतलब बाहरी और म्यूरल मतलब दीवार। तो दीवार के बाहर की ओर, यानी कि जब हम बात करें कि एक स्कूल का टूर्नामेंट दूसरे स्कूल से हो रहा है तो स्कूल वर्सेस स्कूल कंपटीशन कौन सा कहलाएगा? एक्स्ट्राम्यूरल। इसी के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हम इंटर स्टेट करते हैं, जो नेशनल खेलने जाते हैं, स्टेट खेलने जाते हैं, वो सारे एक्स्ट्राम्यूरल है। योर स्कूल प्लेज अगेंस्ट अदर स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक्स, दैट मींस यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन। और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हायर परफॉर्मेंस, एक्सपोजर मिलता है, स्पोर्ट्स करियर बनते हैं, और बाकी जो इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट होते हैं सारे के सारे ही एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स की। जैसे कि मैं अगर बोलूं सिंपल भाषा में कि कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता क्या है, सो कम्युनिटी स्पोर्ट्स हेल्प प्रोमोट्स फिटनेस एंड टुगेदरनेस अमंग द पीपल, यानी कि लोगों में एक फिटनेस का जोश और जुनून भरे और साथ ही साथ में फिटनेस को लोगों तक लेके जाए और लोगों के द्वारा पूरे समाज में फैलाए, और इससे एक समाज, अच्छा समाज, हेल्दी समाज और फिटनेस हमें देखने को मिलती है पूरे समाज में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रन फॉर हेल्थ हो गया, रन फॉर फन हो गया, रन फॉर यूनिटी हो गया, या फिट इंडिया मूवमेंट हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। दीज इवेंट्स क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड द सोशल बॉन्डिंग, यानी कि समाज जहां पर मिलके हेल्थ की और कॉन्शियस हो और फिटनेस की और कॉन्शियस हो, इसे ही हम कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम कहते हैं। एक और एग्जांपल है स्पोर्ट्स डे, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर हम इसे मनाते हैं और इसे पूरे इंडिया में बहुत ही जोश और स्पोर्ट्स की भावना के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। अब बात करते हैं आज के पूरे कंक्लूजन की, या समरी कह ले। सो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है इवेंट को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और उसे कंट्रोल करना। डिफरेंट कमिटीज मिलकर टीम वर्क करती हैं और टूर्नामेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिक्चर्स ड्रॉ करना एक प्रैक्टिकल स्किल है और इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल हमें स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने में मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें प्लस में अब मैं आपको देता हूं कुछ एग्जाम टिप्स, जैसे कि बाय का फॉर्मूला हो गया, लीग मैचेस का फॉर्मूला हो गया, नॉकआउट का मैचेस का फॉर्मूला हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स डे की डेट हो गई। उसके अलावा आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, जब भी आप एग्जाम में जाओ तो रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करना अपने, जैसे कि स्पोर्ट्स डे आपने कभी देखा होगा अपने स्कूल में, कमेटी के रोल देखे होंगे, पिक्चर ड्रॉ करना सीख लेना। और जब आप ये सब लिखते हैं तो एग्जामिनर इंप्रेस होता है और आपको और ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। जाहिर सी बात है, आप यूज करना अलग अलग एग्जांपल्स का, ब्रैकेट का यूज करना और ज्यादा से ज्यादा आप पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करना अगर पूछा जाता है एग्जाम। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा लीडर भी होता है, जो अपने टीम को प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके और मोटिवेट करके गोल तक पहुंचाता है। वो ही रियल स्पोर्ट्स मैनेजर है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अपनी रियल लाइफ के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम, जितने भी आप एग्जाम देंगे लाइफ में, उसके लिए एक बेस साबित होगा। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या फिर आप यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जाम देखें। तो ये सीरीज हमारी कैसी लगी वो भी बता देना, कमेंट में लिख देना आपको अगर कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो। और उसी के साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। आप मुझे और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर।